पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी की चुनाव में जीत भी हो रही है। पीएम मोदी दिन रात देश के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी हर वक्त राजनीति करने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी की वजह से चुनाव जीतते हैं, लेकिन अब विपक्ष के नेता भी पीएम मोदी को विकास पुरुष बता रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, लेकिन राहुल गांधी के पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन नहीं है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके साथ पीएम मोदी ने केरल में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाई। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक त्रिशूर गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसका मकसद केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। वहीं इस कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि ये केरल के विकास के लिए बहुत बड़ा दिन है। सीएम विजयन ने कहा कि ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईश्वर के अपने देश केरल में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने केरल आकर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो राज्य के विकास में बहुत मदद करेंगे। विजयन ने आगे कहा कि इनमें सीएसआईआर एनआईआईएसटी इनोवेशन हब का शिलान्यास, पूज्यपुरा हेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन, पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ शामिल है, जिसके तहत 1 लाख लाभार्थियों को मदद मिलेगी। यहां लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सौंपे जा रहे हैं और लोन को चेक किया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे विपक्ष के लोग भी अब पीएम मोदी के फैन हो गए हैं। वहीं राहुल गांधी अब भी जबरदस्ती पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हैं। आप दर्शक अगर प्रधानमंत्री मोदी के कामों से खुश हैं और मानते हैं कि देश की कमान सही हाथों में है, तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस में मच गई है खलबली और कैसे विपक्ष को लगा है बड़ा झटका। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। चुनाव में हार के बाद बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी अपने नेताओं को भी एकजुट नहीं रख पा रहे। शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। केरल चुनाव को लेकर हुई एक अहम बैठक में तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर नहीं पहुंचे। वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी बड़े नेता थे वो सभी बैठक में शामिल हुए, जो बड़े नेता नहीं हैं वो इस बैठक से गायब रहे। शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये नाराजगी सतह पर आ गई है। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। हालांकि पूरे चुनावी परिदृश्य में शशि थरूर नदारद हैं और वो पार्टी की अहम बैठकों से भी दूरी बना चुके हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बीच उस पर भी निशाना साधा, खासतौर पर जब पार्टी के एक टॉप नेता ने शशि थरूर को अप्रत्यक्ष रूप से बेकार बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सुझाव दिया कि पुरानी पार्टी को एक शांति बोर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी में कई कथित अंदरूनी झगड़ों की लिस्ट बताई। एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल बनाम प्रियंका कांग्रेस, डीकेएस बनाम सिद्धारमैया कांग्रेस, गहलोत बनाम पायलट कांग्रेस के बाद अब थरूर बनाम केरल कांग्रेस हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महापंचायत में महायुद्ध, लगता है कांग्रेस पार्टी को अपना बोर्ड ऑफ पीस चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ है, जो भी देश को परिवार से ऊपर रखता है उसे कांग्रेस में किनारे कर दिया जाता है। मैं इसका एक उदाहरण हूं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका यानी पीआईएल पर दिशा निर्देश जारी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और यात्राओं समेत सभी बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक निर्देश मांगे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को ये मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के सामने उठाने की अनुमति दी। वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बहुत बड़ा हमला किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री भारत के इतिहास को विकृत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने राष्ट्रगान के इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिष्ठा को भी क्षति हुई है। दर्शकों, राहुल गांधी हमेशा इस जुगत में लगे रहते हैं कि कैसे अपने वोट बैंक को खुश कर सकें। इसीलिए वो हर वक्त तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं।
पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठा रहे हैं वो फ्लॉप होता जा रहा है। पिछले साल बिहार चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे थे। बिहार चुनाव से पहले राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, लेकिन पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कांग्रेस के करारी हार के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को छोड़ दिया। वो समझ गए कि उनका ये मुद्दा भी फ्लॉप हो गया है। ऐसे में अब वो नए मुद्दे पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर भी विवाद हो रहा है। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीबीजी रामजी पर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो रहा है। उन्होंने गुरुवार को मनरेगा बचाओ मोर्चा के कार्यक्रम में कहा कि ये नया कानून क्या है मुझे नहीं पता, जी ग्राम जी पता नहीं क्या। राहुल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमको भी नहीं पता क्या नाम है मनरेगा पर, हम इस सत्र में संसद में लड़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी फिसलती जुबान को लेकर विवादों में हैं। मनरेगा बचाओ मोर्चा के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी मोदी सरकार के नए कानून वीबीजी रामजी की खामियां गिना रहे थे। इस दौरान जैसे ही कानून का नाम आया, राहुल गांधी भगवान राम का नाम लेने से बचते दिखे। जब जनता ने उन्हें नाम याद दिलाया तब भी उन्होंने अटकते हुए कहा, जी ग्राम जी पता नहीं क्या नाम है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर राम नाम न लेने के लिए भूलने का नाटक किया। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने तंज कसते हुए ये कहा कि राम नाम आते ही दिमाग हैंग हो जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसे सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी गलत जानकारी फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस ऐसे मुद्दे को पकड़ती है जिससे फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। पहले 100 दिन काम मिलते थे, अब 125 दिन काम मिलेंगे। राज्य पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मनरेगा मजदूर को राज्य और केंद्र से क्या लेना, बस पैसा मिलता रहना चाहिए। अगर राम जी के नाम से दिक्कत है तो इसे उठाने से नुकसान ही होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर लिखा कि राम विद्रोही परिवार प्रभु राम के नाम का उपहास किसी और मजहब के साथ करते देखो। अब तो राम मंदिर भी नहीं जाएंगे रामद्रोही राम भक्त। वहीं अपने पोस्ट में पूनावाला ने एक्स पर एक खबर की स्क्रीनशॉट भी शेयर करी जिसमें लिखा, फिर रामलला के दर्शन से कतराए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। वहीं विकसित भारत जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम चाहिए उसको सम्मान से काम मिले, पंचायती राज के माध्यम से योजना चलाई जाए। इसमें मजदूरों की आवाज थी। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। इसे पीएम मोदी खत्म करना चाहते हैं। दर्शकों, मनरेगा के तहत पहले मजदूरों को 100 दिन काम मिलते थे, लेकिन अब नए कानून के तहत 125 दिन काम मिलेंगे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस कानून में राम का नाम है, इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इस कानून का नाम विकसित भारत जी राम जी है, लेकिन राहुल ने राम का नाम नहीं लिया। जी राम जी की जगह उन्होंने जी ग्राम जी कहा, जिसके बाद भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी राम का नाम लेने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो रहा है। कभी दोस्त दोस्त को दगा दे रहा है तो कभी भाई भाई का साथ छोड़ रहा है। सत्ता के लिए राज ठाकरे ने अपने ही भाई उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में राज ठाकरे की मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया। ये फैसला उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक साथ मिलकर महायुति के खिलाफ 7 चुनाव लड़ा था। अब मनसे के इस कदम से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कॉर्पोरेटर्स के साथ हुई बैठक में अपनी नाराजगी जताई। अब सवाल है कि क्या राज ठाकरे की मनसे के इस कदम से ठाकरे भाइयों की भाईचारा खत्म हो जाएगा। दरअसल कल्याण डोंबिवली नगर निगम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। यहाँ कुल 122 सीटों में बहुमत के लिए 62 चाहिए। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने सबसे ज्यादा 53 सीटें जीती। बीजेपी को 50 सीटें मिली। वहीं राज ठाकरे की मनसे को 5, वहीं उद्धव गुट को 11 और शरद पवार गुट की एनसीपी को 1 सीट मिली। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था ताकि महायुति को हराया जा सके, लेकिन नतीजों के बाद सब कुछ बदल गया। वहीं बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे की पार्टी मनसे के पार्षदों पर डोरे डाले। इधर राज ठाकरे की मनसे ने भी अचानक शिंदे सेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया।
मनसे का कहना है कि राज ठाकरे की सहमति से ये फैसला लिया गया है। मनसे के सपोर्ट में आने से एकनाथ शिंदे गुट का आंकड़ा 53 से बढ़कर 58 हो गया। साथ ही शरद पवार की एनसीपी के एक कॉर्पोरेटर ने भी समर्थन दिया। वहीं मनसे के इसी समर्थन से उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं। दर्शकों, ये जग जाहिर है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों सियासी दुश्मन हैं। शिंदे ने शिवसेना तोड़कर अपनी अलग शिवसेना बनाई है। असली शिवसेना किसके पास है, ये लड़ाई कोर्ट में जारी है। बहरहाल मनसे के कल्याण डोंबिवली में शिंदे के साथ जाने से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपने कॉर्पोरेटर्स के साथ बैठक की और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर कल्याण डोंबिवली में मनसे शिंदे के साथ नहीं गई होती तो विपक्ष की ताकत उन्हें दिखाई देती। मनसे के वहां के स्थानीय नेताओं ने ऐसा फैसला क्यों लिया? ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। अगर मनसे और हमारे पार्टी के सभी नगर सेवक एकजुट रहते तो कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एक मजबूत विपक्षी समूह बैठा होता। वहीं मनसे के इस कदम से अब सवाल उठ रहा है कि क्या भाईचारा टूटेगा, वो भी तब जब करीब 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं। अब तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासी राहें अलग हुआ करती थी, मगर निकाय चुनाव में महायुति को टक्कर देने के लिए दोनों भाई साथ आए। वहीं अब जब चुनावी नतीजे आए तो मेयर की कुर्सी पाने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग खेल चल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो मनसे का समर्थन शिंदे के लिए फायदेमंद है, लेकिन यूबीटी यानी उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका है। वहीं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में राज ठाकरे की पार्टी मनसे द्वारा उद्धव ठाकरे को आंख दिखाते हुए उनके धुर विरोधी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने को लेकर सियासी गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ने कहा है कि स्थानीय नेताओं का ये कदम राज ठाकरे की आधिकारिक भूमिका के खिलाफ है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि राज ठाकरे स्थानीय लोगों के इस फैसले से बहुत दुखी है। राज साहब कहते हैं कि ये उनका काम नहीं है, ये उनकी पार्टी का काम नहीं है। अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ फैसला लिया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई के मेयर को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। उद्धव ठाकरे की लाख कोशिशों के बाद बीएमसी पर एनडीए का कब्जा हो गया है। बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के बाद उद्धव ठाकरे को लगातार झटके लग रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के चाणक्य संजय राउत काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। संजय राउत पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो उन पर निशाना साधने लगे। दरअसल बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत द्वारा सीएम फडणवीस की तारीफ करने के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या संजय राउत फिर से बीजेपी के साथ जाने के लिए भगवा दल पर डोरे तो नहीं डाल रहे। लेकिन बीजेपी द्वारा संजय राउत को भाव न देने के बाद राउत अब फिर से बीजेपी से नाराज हो गए हैं। लेकिन सीएम फडणवीस की पत्नी ने इस बार संजय राउत को करारा जवाब दिया है। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दोवास गए नेताओं के खर्च सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस में पिकनिक मना रहे हैं। संजय राउत के इस बयान पर अब दावोस गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है। अमृता फडणवीस ने कहा कि मेरे पति पिकनिक मनाने के लिए दावोस नहीं गए। उन्होंने संजय राउत के बयान को लेकर सवाल पर कहा कि उनकी भाषा कभी नहीं समझ पाती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो व्यक्ति पिकनिक पर जाता है वो भारत और महाराष्ट्र में निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के लिए काम नहीं करता। अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार सम्मेलन और बैठकें करते हैं। उन्होंने संजय राउत के बयान को निराधार बताया। अमृता फडणवीस मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। हर देश के लोग इसमें अपने देश को लेकर बात करते हैं, ट्रेड के मौके तलाशे जाते हैं। मेरे मुताबिक वहां जाना देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। वहीं बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत और मुंबई के अगले मेयर को लेकर सवाल पर अमृता फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर कोई मराठी व्यक्ति ही होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस WEF में शामिल होने दावोस गए हैं। हाल ही में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और महायुति को जीत मिली है। चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना शिंदे भी मेयर पद की डिमांड पर अड़ी है। बीएमसी चुनाव में जीत का श्रेय भी देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी के मेयर पद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मेयर पद के आरक्षण को लेकर लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें यह तय होगा कि मेयर पद महिला कोटे में जाएगा। मेयर पद के आरक्षण को लेकर लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें मुंबई की मेयर सीट ओपन कैटेगरी में आई है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बार बीएमसी का मेयर बनने के लिए किसी आरक्षित वर्ग के नगर सेवक की अनिवार्यता नहीं होगी।
हालांकि ये पद महिला आरक्षण के तहत तय हुआ है, जिससे साफ है कि मुंबई को इस बार महिला मेयर मिलने जा रही है। लॉटरी के नतीजों ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को झटका दिया है। मतगणना के बाद उन्होंने संकेत दिया था कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो बीएमसी का मेयर उनकी पार्टी से हो सकता है। उन्हें आशा थी कि मेयर पद पर एसटी वर्ग का आरक्षण आ सकता है, लेकिन ओपन कैटेगरी आने से ये संभावना खत्म हो गई। दर्शकों, बीएमसी चुनाव में पार्टी की साख को बचाए रखने के लिए 20 साल बाद उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाया था, लेकिन उद्धव ठाकरे को लोगों का साथ नहीं मिला और बीएमसी के चुनाव में भी एनडीए को बहुमत मिला है, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी का मुंबई से भी सफाया हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें